पहले दिल्ली में लाल किले के नज़दीक कार ब्लास्ट होना और अब जम्मू कश्मीर में विस्फोट की घटना का सामने आना। श्रीनगर में यह ब्लास्ट नौगाम थाने के परिसर में हुआ था। इस शक्तिशाली ब्लास्ट की आवाज़ काफ़ी दूर तक सुनाई दी गई, जिसमें हमारे 9 बहादुर पुलिस कर्मचारी और 27 से अधिक और लोग घायल हो चुके हैं। आखिर यह क्या पूरा मामला है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। यह चौंकाने वाला है कि दिल्ली के ब्लास्ट के बाद महज 5 दिन के अंदर यह घटना घटित होगी। क्या महज यह एक संयोग है या कोई साजिश? आज इस विशेष विश्लेषण का हम पूरे पहलू को समझेंगे। जब नौगांव में रात के करीब 11:30 का टाइम हुआ, तब एक विस्फोट हुआ। मंजर लाल किले के कार ब्लास्ट जैसा ही था। सैंपल लेते हुए यह धमाका हुआ। यह धमाका इतना भयानक था कि नज़दीक के कई किलोमीटर तक इसकी आवाज़ सुनाई दी। ठीक उसी तरह जैसे लाल किले के पास आतंकी उमर ने कार ब्लास्ट किया था। नौगाम थाना परिसर में ऐसा लगा जैसे भूकंप आ गया हो। इसके बाद लाशें बिछ गई, मांस के टुकड़े इधर उधर बिखरे पड़े दिखाई दिए, दूर दूर तक लाशों के शव के अंगूर दिखाई दिए। सब ठीक उसी तरह था जैसे दिल्ली में ब्लास्ट दिखा था। अब सवाल ये है कि आखिर इस नौगांव ब्लास्ट का दिल्ली के लाल किले ब्लास्ट के साथ कोई कनेक्शन है? तो इसका जवाब है कि दिल्ली ब्लास्ट में भी अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल हुआ था और नौगांव में भी पुलिस उसी अमोनियम नाइट्रेट का सैंपल ले रही थी। मृतकों में अधिकतर पुलिस कर्मचारी और फॉरेंसिक की टीम के अधिकारी थे। विस्फोट की जांच कर रहे थे। इस विस्फोट में श्रीनगर प्रशासन के एक नायब तहसीलदार सहित 2 अधिकारियों की भी मौत हो गई। माना जा रहा है कि मृतकों की संख्या और बढ़ सकती है। यह ब्लास्ट उस समय हुआ जब फॉरेंसिक टीम और पुलिस वाले उस विस्फोट सामग्री की जांच कर रही थी, जिसे फरीदाबाद से जब्त करके ले जाया गया था। अब सवाल यह है, क्या यह लापरवाही थी, यहाँ विस्फोट हुआ, या कोई कारण था, या धमाका इतना जोरदार क्यों था? इसके पीछे इमारतें तक कांपने लगीं। नौगांव ब्लास्ट की अभी तक जांच शुरू हो चुकी है। आखिर नौगांव थाने में ही ऐसा ब्लास्ट क्यों किया गया? इसके पीछे की वजह है, यहाँ मैं एक चीज बताना जरूरी समझता हूँ कि नौगांव पुलिस ही थी जिसने फरीदाबाद मॉड्यूल के पर्दाफाश करने में सबसे पहला कदम उठाया था। जी हाँ, नौगांव थाने ने ही आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के पोस्टर लगाने का मामले का खुलासा किया था। इन पोस्टरों ने उस आतंकी मॉड्यूल का खुलासा किया। इसमें बेहद पढ़े लिखे पेशावर आतंकी शामिल थे, जिसमें डॉक्टर, इंजीनियर तक शामिल थे। इस खुलासे के बाद जांच एजेंसियों ने न केवल फरीदाबाद से करीब 2900 kg विस्फोट सामग्री बरामद किया, बल्कि कई आतंकी डॉक्टरों को भी गिरफ्तार किया। अक्टूबर में गिरफ्तार डॉक्टरों में से एक आतंकी आदिल अहमद राठौड़ कश्मीर में सुरक्षा बलों और बाहरी लोगों पर बड़े हमले की चेतावनी देने वाले पोस्टर लगाते हुए पकड़े गए। फिर 27 अक्टूबर को उसकी गिरफ्तारी से एक खतरनाक नेटवर्क का पर्दाफाश हुआ, जो 10 नवंबर को दिल्ली के लाल किले के पास हुए। इस धमाके में टोटल 13 लोगों की जान चली गई थी। आइए जानते हैं अमोनियम नाइट्रेट क्या होता है जिसे इन आतंकियों ने विस्फोट किया। आखिर अमोनियम नाइट्रेट इतनी आसानी से मिल जाता है, इसके बारे में पूरा विश्लेषण जानते हैं। अमोनियम नाइट्रेट एक सफ़ेद क्रिस्टल जैसा एक ठोस पदार्थ होता है, जिसे फैक्ट्रियों में बड़ी मात्रा में बनाया जाता है। इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल खेती में फर्टिलाइजर के रूप में किया जाता है, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन भरपूर होता है और पौधे की ग्रोथ में बहुत ही काम आता है। इसके अलावा इसमें उपयोग खनन यानी कि माइनिंग के लिए और नियंत्रण विस्फोट यानी कि कंट्रोल और ब्लास्ट करने के लिए किया जाता है। अमोनियम नाइट्रेट प्रकृति में अपने आप नहीं मिलता। इसे अमोनिया यानी NH3 और नाइट्रिक एसिड को मिलाकर बनाया जाता है। इसका रासायनिक फार्मूला NH4 3NO3 है। दुनिया में कई देशों में यह बड़ी आसानी से मिल जाता है और कम लागत में भी तैयार हो जाता है। सीधी भाषा में कहें तो यह एक नमक है जो पानी में आसानी से घुल जाता है। इसी वजह से सिंचाई वाले और खाद सिस्टम में भी उपयोग किया जाता है। दुनिया की एक बड़ी आबादी की फसलें अभी भी नाइट्रेट आधार खाद पर निर्भर हैं। अमोनियम नाइट्रेट 2 तरह से विस्फोट होता है। नंबर 1, आग लगने पर। अगर इसे गलत तरीके से स्टोर किया जाए और वेंटिलेशन में ना रखा जाए
और यह आग के संपर्क में आ जाए तो बड़ा धमाका हो सकता है। इसका एक बड़ा उदाहरण है 2020 में बेरूल लेबनान में हुआ था, जहां 3000 टन अमोनियम नाइट्रेट में आग लगने की भयानक विस्फोट हुआ। कई लोगों की जान चली गई थी। किसी विस्फोट में पदार्थ के साथ मिलकर भी इसका प्रयोग किया जाता है। जब इसे फ्यूल या ऑयल जैसे पदार्थ के साथ मिलाया जाता है तो यह एक शक्तिशाली विस्फोट बन जाता है, जिसे ANFO कहा जाता है। इसका उपयोग आतंकियों ने पुलवामा अटैक में भी किया था। असल बात यह है कि अमोनियम नाइट्रेट कई तरह से अस्थिर पदार्थ के साथ मिलकर रिएक्ट करता है। इसका इस्तेमाल और स्टोरेज बहुत सावधानी से किया जाता है। आखिर अमोनियम नाइट्रेट से कब कब और कहां कहां विस्फोट हुए, पहले इसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। इसमें 1995 में अमेरिका के ओक्लाहोमा सिटी में बमबारी भी शामिल थी। यहां टिमोथो मैकविथ ने एक बम बनाने के लिए 2 टन अमोनियम नाइट्रेट का उपयोग किया था। उसकी मदद से फेडरल गवर्नमेंट की यह एक इमारत को नष्ट किया गया था। इसमें टोटल 168 लोगों की मौत हो गई थी। रिपोर्ट के अनुसार 1921 में लगभग 4500 केजी टन अमोनियम नाइट्रेट के कारण जर्मनी के ओपाऊ में भी एक ब्लास्ट विस्फोट हुआ था, जिसमें 500 से अधिक लोग मारे गए थे। अमेरिका की सबसे घातक औद्योगिक दुर्घटना में से एक 1947 में हुई एक दुर्घटना है। टेक्सास गैलवेस्ट में एक बड़ी दुर्घटना हुई। यहां बंदरगाह पर खड़े एक जहाज ने 2000 टन से अधिक अमोनियम नाइट्रेट में विस्फोट किया, जिसमें कम से कम 581 लोग मारे गए। 2015 में भी उत्तरी चीन के तियाचिंग बंदरगाह में अमोनियम नाइट्रेट और अन्य रसायन से जुड़े विस्फोट हुए, जिसमें 173 लोग मारे गए। लेकिन जब इसका दुरुपयोग होता है तो यह शांति का स्रोत, विनाश का कारण बन जाता है। इस केमिकल को बनाने के लिए उन डॉक्टरों ने केमिस्ट्री का प्रयोग किया था, क्योंकि जब भी डॉक्टर की पढ़ाई करवाई जाती है तो उसमें केमिस्ट्री अनिवार्य होती है। इसीलिए उन डॉक्टरों को इस केमिकल को बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं आई, जिसकी वजह से उन्होंने यह ब्लास्ट आसानी से कर दिया। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, आखिर भविष्य में ऐसी घटनाओं को कैसे रोका जाए? इस दुर्घटना से बचने के लिए 3 तरीके कारगर सिद्ध हो सकते हैं। कानूनी सख्ती, यानी अमोनियम नाइट्रेट की बिक्री पर कड़ी निगरानी करनी होगी। जो भी इसे खरीद रहा है उसकी पूरी पहचान और खरीद का कारण साफ साफ वेरीफाई किया जाए। अगर कहीं कोई गड़बड़ी मिले तो तुरंत कार्रवाई की जाए। नंबर 2 है जागरूकता। किसानों और दुकानदारों को सही तरीके से ट्रेनिंग दी जाए कि इसे कैसे सुरक्षित रखा जाता है। अगर किसी को कोई संदिग्ध गतिविधियां दिखें तो इसके लिए हेल्पलाइन नंबर पर तुरंत रिपोर्ट करने की सुविधा हो। स्कूल और कॉलेज स्तर पर साइबर सुरक्षा और साइबर जागरूकता की शिक्षा दी जाए ताकि लोग शुरू से सतर्क रहें। तीसरा जो तरीका है वो है टेक्निकल तरीके से भी इसको रोका जा सकता है, जैसे सप्लाई चेन को डिजिटल ट्रेनिंग दी जाए, सप्लाई चेन की डिजिटल ट्रैकिंग हो ताकि माल कहां से आया और कहां जा रहा है यह सब रिकॉर्ड हो। जहां अमोनियम नाइट्रेट स्टोर होता है वहां नियमित निरीक्षण किया जाए। इंटेलिजेंस एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल हो ताकि खतरे की जानकारी मिलते समय उनके साथ यह जानकारी साझा की जा सके। इन तीनों तरीकों को अपनाकर काफ़ी हद तक इस दुर्घटना से बचा जा सकता है। अब बात आती है कि हर नागरिक की यह जिम्मेदारी बनती है कि वह सतर्क रहे। कोई भी संदिग्ध गतिविधियां दिखें तो तुरंत सुरक्षा एजेंसियों को सूचित करें। हम उन 9 बहादुर पुलिस कर्मचारियों को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं जिन्होंने देश की सुरक्षा में अपना सर्वोसर्व न्यौछावर कर दिया। साथियों, देश की सुरक्षा सिर्फ सुरक्षा बलों की जिम्मेदारी नहीं है, यह हर एक नागरिक का कर्तव्य है। सतर्क रहें, जागरूक रहें और देश की एकता अखंडता के लिए संकल्पित रहें। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, जहां हम ऐसे ही महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करते रहेंगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट